वक्त की चक्की चल पड़े तो सुबह दोपहर शाम रात, एक रोज़ फिर दो, बात हफ्तों अशरों और फिर महीने साल सदियों नस्लों तक सब कुछ पीस खरल के रख देती है। ये तो फिर एक चांद का उतरना चढ़ना था। चंद नीली पीली रुतों, एक आध बारिश, कुछ हब्स की रातों और फुनकती हुई दोपहरों के आने जाने से काली सरसों के फूल पत्तों से टोकरा भर गया, बल्कि फूल पत्ते टोकरे के छदरे सुराखों से बाहर भी झांकने लगे थे। कस्तूरी, ऊद, अंबर और सरसों की खुशबू ने इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर सा कर दिया। वो 14वीं के चांद की आखिरी रात थी। ये वही समा और वक्त था जब इस काली सरसों के बीजों वाले फूलों को चांद की धीमी धीमी रोशनी में अलहदा करके महफूज करना था। बाप बेटी एक खुले मुंह वाला शीशे का मर्तबान लेकर टोकरे के पास बैठ गए। रात का दूसरा पैर लगते ही ज्यूने ने टोकरे की तनाबें काटना शुरू कर दी। सरसों की जाड़ियों में फंसा हुआ टोकरा बड़ी मुश्किल से अलहदा किया। चांदनी को तो वैसे भी शराब कहते हैं, इसकी मलकूती रोशनी में बड़े इसरार होते हैं। ये बेयक वक्त मुख्तलिफ कैफियतों और असरात की हामिल होती है। कहीं रोमानी कैफियत पैदा कर देती है तो कहीं सिफली जज्बात उभारती है, कहीं सोचो विचार और तफक्कुरात की फ़िज़ा पैदा करती है और कहीं खुदकुशी का रुझान, कहीं सरखुशी, तरंग और मस्ती तो कहीं ज़हनी और दिमागी खलजान, डर, खौफ। ये आम इंसानों के लिए महज चांद की मलगजी सी रोशनी है, मगर ख़ास जूद हिस, शायर, मौसीकार, मुफक्कर, इरफान व आगाही के तालिबे इल्म, मायागत और रंग विद्या जानने वाले, इश्क की आग में जले हुए, मैं शब में मखसूस वजीफ़ा करने वालों के लिए ये एक नेमत और एक नगमा सरमदी, दरियाए नूरो ज़हूर और एक वक्फ़ा जूदत व जमाल है। चांदनी अपने शबाब पे थी। ज़मीन का एक एक ज़र्रा नगीनों की मानद दमक रहा था। टोकरा क्या अलहदा किया, जैसे किसी गंजीना हैरत सामा से पर्दा उठा लिया हो। अजीब सी पुरअसरार खुशबू जो इंसानों के सूंघने के लिए ना हो, परियों और परिजादों के परों के पसीने जैसी, जिसे अगर ज़्यादा देर तक सूंघा जाए तो इंसान एक उनसर लतीफ़ में तब्दील होकर फ़िज़ा में तलील हो जाए। चमकते हुए स्याही मायल नीलगू पत्तों, फूलों और डंठलों का एक छोटा सा जंगल, हर डंठल काली नाग बूटी की तरह दिल में खौफ पैदा कर देने वाला। बाप बेटी आंखें फाड़े इस कारखाना हैरत को देख रहे थे। ज्यूने ने हाथ बढ़ाकर एक डंठल को उखाड़ लिया, फिर फौरन ही उसे वापस फेंक दिया, क्योंकि डंठल के साथ एक छोटा सा नीले रंग का सांप लिपटा हुआ था। पहले तो वो उसे केंचुआ ही समझा था, जो मछलियाँ पकड़ने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सांप ही था। काफ़ी देर दोनों बाप बेटी बैठे हैरत से इस सांपों की खेती को देखते रहे। फिर कुछ सोचते हुए उसने तिनके से कीड़े को छेड़ा तो कीड़ा अलहदा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ना तो कीड़े ने कोई हरकत की और ना ही कोई मज़ामत। ज्यूने ने फिर तिनके से उसे उलट पलट किया। मालूम हुआ ये जैसे गुनूदगी या मस्ती के आलम में हो। अब उसने हिम्मत करके डंठल उखाड़ने शुरू कर दिए। जिसके साथ कीड़ा होता वो उसे तिनके से अलहदा कर देता। इसी तरह उसने सारे डंठल उखाड़ लिए। कीड़ों का भी ढेर लग गया। सारे ही बेइसो हरकत, जैसे जिंदा ना हो, सब ही ने नस्वार चाट लियो। बाप बेटी सारी काली सरसों उठाकर अंदर झोंपड़े में आ गए। अगले 1 घंटे में दोनों ने मिलकर बीजों वाले फूल अलहदा करके शीशे के मर्तबान में डाल लिए थे। बेकार डंठल और पत्ते वगैरह उठाकर बाहर आ गए थे ताकि उन्हें दोबारा इसी जगह पर गाड़ दिया जाए। हैरत से इनकी आंखें फट गई थी कि वहाँ सारे कीड़े स्याह नीले पानी में तहलील हो चुके थे। कुछ कीड़े अभी तक ऐसे ही मौजूद थे जो आधे पानी थे आधे कीड़े। फिर ये इन्हें गौर से देखते रहे। फिर इन्हें देखते ही देखते वो भी जहरीले नीले पानी में बदल गए। इस जगह मिट्टी हटाकर इन्होंने डंठल और पत्ते भी इसी जगह दफन कर दिए। इस रात वो दोनों बाप बेटी बेदार रहे। मध्यम सी बत्ती की रोशनी में वो सरसों के फूलों के काले काले बीज झाड़ते रहे। अगली सुबह ज्यूना काली सरसों के 2 सेर पक्के बीजों को लेकर पास के गांव एक कोलू वाले के पास पहुंचा। इन बीजों में ये सांप वाले बीज भी शामिल थे।
एक बड़ी बोतल में तेल डलवा कर वो दोपहर से पहले डेरे पर पहुंच गया। एक अलहदा पोटली में वो बीजों का बचा हुआ फुजला भी था जिसे खल कहते हैं। उसने वापसी पर एक महफूज जगह पे दबा दी ताकि कोई जानवर मुंह मारकर हलाक ना हो जाए। इस तरह या तेल को पूरा महीना धूप दिखानी थी, फिर कहीं जाकर ये इस्तेमाल करने के काबिल होता। मौसम ने भी अंगड़ाई ले ली थी और अब ये जगह भी कुछ खौफनाक सी दिखाई देने लगी थी, ख़ास तौर पर वो कीड़े वाली और फसल उगाने वाली जगह जहाँ अब भी कीड़े से कुलबुलाते दिखाई देते थे। ठीक 3 दिन बाद ये काफिला नाआसूदा अपनी किसी नामालूम मंजिल की जानिब रवाना था। नारोवाल जंक्शन के शंटिंग यार्ड के किनारे जोड़ के पास पहले से मौजूद एक खाना बदोशों की बस्ती के पास इन्होंने भी डेरे डाल दिए। पहले भी वो यहाँ 1-2 बार एक लंबा अरसा गुजार चुके थे। इनके पेशे कसब के लिहाज से ये जगह, ये शहर बड़ा सूदमंद था। औरतों की रेलवे स्टेशन पे अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती और बच्चे बाले बूढ़े भी आती जाती गाड़ियों को देखकर जी बहलाते रहते। फिर यहाँ जीने की मरने वाली बीवी के बहन भाई भी मौजूद थे और सबसे बड़ी बात ये कि कस्तूरी के इलाज के लिए जिस एहतियात और राजदारी की ज़रूरत थी वो सिर्फ इसी जगह ही मुयस्सर आ सकती थी। कस्तूरी भी यहाँ पहुँचकर बहुत खुश हुई। इसके मामू ममानियाँ और इनके बच्चे, बड़ा सा जोड़, दरख्त, आती जाती गाड़ियाँ, धुआं उगलता हुआ काला स्याह इंजन, सिग्नल डाउन ना होने पे फाटक के परे खड़े ट्रेन खिड़कियों से झांकते मुसाफिर बच्चे और बार बार इंजन की सीटी का बजना, ये सब कुछ उसे बहुत भला लगता था। जियोने ने यहाँ टिकते ही सबसे पहले अपने सालों को कस्तूरी के इलाज के मामले में एतमाद में लिया। 7 शरीफ के सन्यासी बाबा से लेकर काला खताई में काली सरसों की बुआई तक एक एक मरहला की कथा कहानी तफसील से सुनाई। फिर इन्हीं के मशवरे से ये काली सरसों के तेल वाली बोतल अच्छी तरह बंद करके मजबूत रस्सी के साथ शीशम के दरख्त के ऊपर वाली फंग पे बांध दी ताकि महीना भर तेल खूब धूप खाए। ये शीशम का दरख्त इसकी झोंपड़ी के बिल्कुल साथ था। अब ये तेल अगली 14वीं के चांद की रात को उतारना था। ये दिन भी किसी तेज गाम ट्रेन की तरह शू सड़क से गुजर गया। आखिर वो साथ भी आ गई जब तेल को उतार लिया जाए। रात के दूसरे पैर जूने का छोटा साला बोतल उतारने के लिए मजबूत सी रस्सी लेकर ऊपर चढ़ा। रस्सी इसलिए थी कि बोतल को बांधकर एहतियात के साथ नीचे लटकाया जाए। आशू नामी इसका साला आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एहतियात से ऊपर चढ़ रहा था। वही चांदनी रात का सैर, गिरदो पेश, हर चीज़ दुधियाई हुई। आसमान के समंदर में बादबानी कश्तियों की तरह तैरते हुए सुरमई बादलों के टुकड़े। बोतल वाली टहनी अभी चंद कदम आगे थी कि आशू ने घबराई हुई आवाज़ में ऊपर से हप हप की हनकार लगाई। वो सब कह रहा था लेकिन घबराहट के आलम में मुंह से हप हप निकल रहा था। ये सुनते ही जियोना घबरा गया कि कहीं उसे सांप डस ना ले या घबराहट में ये ऊपर से नीचे ना गिर पड़े। उसने नीचे से आवाज़ दी, आशू घबराना मत, ये सांप का साया है, असली सांप नहीं है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहाँ बैठे हो वहीं टहन को मजबूती से पकड़े जमे रहो, मैं अभी ऊपर आता हूँ। जियोना भी ऊपर चढ़ गया। पास पहुंचकर आशू को तसल्ली दी, फिर एक बड़ी सी टहनी तोड़कर आगे बढ़कर सांप के सामने लहराई तो सांप जो बोतल के साथ लिपटा हुआ था बिल्कुल बेहिस्सो हरकत रहा। अब जियोने ने एक कदम और आगे बढ़कर जोर जोर से सांप की बोतल के गिर्द गिरफ्त को ढीला करके उसे एक झटका दिया। सांप नीचे गिर गया। जियोने ने जल्दी से बोतल उतारी, रस्सी से बांधकर नीचे लटका दी और खुद भी घबराए हुए आशू को लेकर नीचे उतर आया। सांप जिस जगह गिरा था वहां एक गाढ़े से काले रंग के मवाद को देखकर जियोने को कोई ताज्जुब ना हुआ। उसने फौरन इस जगह पर घास फूस डालकर आग लगा दी। रात का बाकी हिस्सा भी जागते और इस मौजू पे बातचीत करते गुजर गया। अगले रोज़ जियोने ने सबसे पहले तेल को बोतल से बाहर निकाल कर साफ किया, फिर 2-3 छोटी छोटी बोतलों में भरकर महफूज कर लिया। तेल की खुशबू से पूरी बस्ती महक उठी, ऐसी नादर और पुरअसरार खुशबू जिसे कोई भी अंदर से महसूस किए बगैर ना रह सके।
सेवन शरीफ वाले सन्यासी बाबा की हदायत के मुताबिक इस तैयार तेल की एक छोटी शीशी को खालिस सरसों के तेल में 1/8 की निस्बत से मिलाकर इस्तेमाल किया जाना था। बाकी मांदा तरियाक मजबूत शीशों में बंद करके हुक्के के पानी से भरे हुए मटके में डुबो कर महफूज करना था। कस्तूरी के सर को कपड़े से खूब अच्छी तरह रगड़ कर साफ और सुर्ख किया गया। इसके बाद इसी तेल से अच्छी तरह मालिश करके ऊपर सूती कपड़ा लपेट दिया गया। इलाज शुरू हो चुका था। कस्तूरी इलाज के मामले में बड़ी दिलचस्पी दिखा रही थी। बस एक कबाहत वो इस तेल की महक थी, खुशगवार ना नागवार, मिली जुली कैफियतों की हामिल, जैसे पिघलते हुए अंबर पे कोई पिसा हुआ काफूर डाल दे या देखती सुलगती हुई जावित्री पे कोई अरंड के तेल से छींटा दे दे। तेल मलने के बाद वो अपने झोंपड़े में बच्चों के साथ खेलती रहती। वैसे भी वो खामोश और तन्हाई पसंद या शायद एहसासे कमतरी का शिकार लड़की थी। 3-4 रोज़ बाद उसे अपने सर में शदीद खुजली सी हुई, फिर हल्का सा दर्द रहने लगा। एक आध बार बुखार की सी कैफियत भी तारी हुई, मगर वो बड़ी सख्त जान और साबर लड़की थी। किसी पे अपनी तकलीफ ज़ाहिर किए बगैर अपनी कोमल सी जान पे झील जाती। 7वें रोज़ आधी रात उसे यूं लगा जैसे इसकी खोपड़ी का प्याला बग से उड़ने वाला हो। खुद ब खुद इसके दोनों हाथ सर पे आ गए। बालों का एक अंबो उसके हथेलियों के तले था। फरते हैरत और गूना गूं मसरत के मारे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। योना घबरा कर उठ बैठा, बत्ती की रोशनी बढ़ाई, देखा एक खौफनाक काला सांप कस्तूरी के सराने फन फैलाए खड़ा था, जिस पे शायद कस्तूरी की नज़र नहीं पड़ी थी। यूने ने फौरन अपनी पगड़ी के पल्लू से उसे हटाना चाहा। सांप बगैर किसी इश्तियाल और हरकत वहीं डह गया। कस्तूरी को देखा, वो सर थामे फटी फटी सी आंखों से बाप को और कभी सांप को देख रही थी। यूने ने सांप को दुम से पकड़कर बाहर फेंक दिया। यूं महसूस होता था जैसे बाप बेटी के दिलों पे सांपों वाला खौफ दहशत बन चुका था। बाबा, तुमने मेरे बाल देखे? आखिर वो सर पे हथेलियां हटाते हुए पूछने लगी। यूना मसरत और हैरत के मिले जुले इजहार के साथ कस्तूरी के नादरे रोज़गार बाल देख रहा था, मगर ये बाल तो आम इंसानी बालों से बहुत मुख्तलिफ, गुंगरियाले और काले से आते, नागनों की तरह लचकदार, नरम जिस्म से नरमाट और चमक लिए जैसे नन्हे नन्हे हज़ारों लाखों स्याह काले संपोलिए कस्तूरी के सर के बिलों से उबल पड़े हों, और वही मानूस सी खुशबू जो अब शायद इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाजमा बन के रह गई थी। दिन ऊपर, रात नीचे, सुबह नीचे, शाम ऊपर, ज़िंदगी फिर चल दौड़ी। बाल जैसे सर की गोड़ी से काली काली बल खाती सवैयाँ उमड़ रही हों। कुछ ही दिनों में खुशबूदार बांस के पौधों की मानंद बालों का जंगला उग गया। अब तो यूं दिखाई देने लगा था कि अगर इन्हें अभी से कंट्रोल न किया गया तो मुमकिन है बालों का यह सिलसिला नारोवाल से आगे नारंग मंडी से होता हुआ ननकाना साहब वहाँ सलाम करता हुआ नांगा पर्वत तक दराज हो जाए। बाल शाने से उतरकर जब कमर तक आए तो जूने ने फुल ब्रेक लगा दिए, यानी तेल की मालिश मौकूफ़ कर दी। फुल ब्रेक लगी गाड़ियों की तरह ये बाल भी कमर से उतरते उतरते सीढ़ी तक आ पहुँचे, फिर अपने ही जोरे वजन से घिसटते लटकते हुए इसके पांव टखनों तक पहुंच गए। बाल क्या थे, काली स्याह गटाओं का एक उमड़ा हुआ तूफान, इतने घने, भरपूर, गुंजान जैसे सुंदरबन का जंगल, आपस में उलझे हुए गडमड जिन्हें कंघी करना या समेटना तो कुजा संभालना भी मुश्किल पड़ गया था। कस्तूरी बेचारी अगर इन्हें शानों के पीछे छोड़ती तो खुद बालों के बादलों में छुप सी जाती। अगर किसी तरह लपेट कर जूड़े की शक्ल में लाती तो यूं लगता जैसे काली ऊन का बड़ा सा गठड़ा इस सर पे लादे, कहीं दुनाई के लिए जा रही हो। नन्ही सी जान एक अजीब मुसीबत में फंस गई थी। इसके अलावा हर रात किसी न किसी सांप कीड़े से नबर्द आजमाई एक अलग अजियतनाक परेशानी थी। वो किसी कीड़े ने इसे या डेरे के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी दहशत तो दहशत ही होती है। जीवने के अलावा कोई और इस झोंपड़े में सोता भी नहीं था। जीवने का अपना ज़ाती ख्याल ये था कि ये कीड़े सांप वगैरह इस तिलिस्माती तेल की महक से खींचे चले आते हैं, फिर इसके असर से ऐसे मस्त हो जाते हैं कि उनकी सुध बुध मारी जाती है। वो किसी को नुकसान या फ़ायदा पहुंचाने के काबिल नहीं रहते।
اور یہ کہ اس خوشبو میں کچھ ایسی سری اور کیمیاوی اثرات ہیں جن کے زیر اثر رہنے کے کچھ دیر بعد ان کے اندر ہڈی گوشت پگھل جاتا ہے اور صرف ظاہری جسم کھڑا رہتا ہے۔ جیسے گتے، کاغذ، لکڑی کو جلایا جائے تو جل جانے کے باوجود بھی وہ کچھ دیر کے لیے پہلی والی حالت میں قائم رہتے ہیں۔ ہوا کے تیز بہاؤ یا انہیں چھیڑنے یا ہلانے سے یہ راکھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیڑے سانپ بھی ذرا سا ہلانے سے گاڑھے نیلے سیال مادے میں بہہ جاتے ہیں۔ اپنی اس کی آسرائی کو اس نے کستوری کو بھی آسان سے انداز میں سمجھا دیا تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی صورتحال میں ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو بچا سکے۔